बोर्ड्स में 2-3 महीने का गैप था, सबके मन में डर का माहौल था कि बोर्ड्स में क्या होगा। तो उस समय जो है मेरे को कहीं से मेरे दोस्त से पता चला कि जेईई होता है कुछ, उससे पहले मतलब मुझे नहीं पता था। बीच में जब 11th का मिड आया जब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था। पापा शुरुआत से बोलते थे कि जॉब करनी है, लेकिन इंजीनियरिंग का नहीं था। तो मैं आगे सोच रहा हूँ कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में कोई डिसेंट सी ब्रांच मिल जाए मुझे, जिससे मेरे का एक्सपोजर मिले और आगे जाके जो मैं अपना खुद का स्टार्टअप करने की सोचता हूँ उसमें मेरे को थोड़ी हेल्प मिले। तो ये स्टार्टअप वाली बात तुम्हारे दिमाग में कब से आई है? मतलब इतने छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें करना, स्टार्टअप करना है, और वो भी तब जब तुम पूरे 2 साल बिजी थे पढ़ाई में। तब अपना खुद का कुछ करना है, किसी के अंडर नहीं करना था। 10th से 11th की जमती वो बड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो है मेरे घर पे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया दीदी ने। क्योंकि जैसी इमोशनल स्टेट में जैसे कोई हावी हो जाता है तो उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं तू कर, जेईई हुआ या नहीं हुआ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने लिए कर। इस चीज़ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि जेईई होगा या नहीं होगा, मुझे अपने आप को बेस्ट बनाना है। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिली। स्टार्टअप मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टअप ऐसे कोई आसान तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टअप जैसे मैं इसलिए दिल्ली और बॉम्बे जाने की इसलिए मेरा प्लान है जिससे मुझे काफ़ी सारा एक्सपोजर मिले, एक्सपीरियंस मिले, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिससे मुझे दिखे कि सोसाइटी में क्या चीज़ की नीड है, किस चीज़ की डिमांड सप्लाई क्या चाहिए। हेलो बच्चों, जेईई वाला चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही मेधावी छात्र को आप लोगों से मिलवाने के लिए आज मैं आया हूं। मेरा नाम फैसल रज़ाक है और इस बच्चे की कहानी इसी की ज़बानी सुनते हैं। इस बच्चे ने जम के मेहनत की है और हिंदुस्तान के क्या पूरे वर्ल्ड के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम में एक बहुत ही ज़बरदस्त रैंक निकाली है। तो आज हमारे सामने बैठे हैं अक्षत। अक्षत के बारे में, अक्षत से ही कुछ चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि उसने तैयारी किस तरह से की है। एक्चुअली पर्पस सिर्फ इतना है कि जो बच्चे आगे के लिए तैयार हो रहे हैं या जो बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो अक्षत की दी गई कुछ ख़ास टिप्स से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को भी एक अच्छा रिजल्ट ला के दिखाएं। तो मैं सबसे पहले अक्षत से जानना चाहूँगा कि अक्षत, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा, और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे दिमाग में आया कि भाई मुझे इंजीनियर ही बनना है। और इंजीनियर बनने के बहुत सारे रास्ते थे अक्षत, लेकिन तुमने ये कैसे चुन लिया कि नहीं, मुझे तो सबसे मुश्किल इम्तहान को ही क्रैक करना है और उसी को आगे बढ़कर आईआईटी, जो कि मेरे ख्याल से विश्व में एक अच्छा नाम रखती है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तुम्हें वहीं से पढ़ाई करनी, ये बातें कैसे तुम्हारे दिमाग में आई? हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षत मित्तल। मेरी मेंस में रैंक आई थी 1942 एंड एडवांस में आई थी 1803। मेरी जो जर्नी थी सर, वो मेरी बेसिकली 10th के लास्ट में शुरू हुई थी। जैसे कि बोर्ड्स में 2-3 महीने का गैप था, सबके मन में डर का माहौल था कि बोर्ड्स में क्या होगा। तो उस समय जो है मेरे को कहीं से मेरे दोस्त से पता चला कि जेईई होता है कुछ, उससे पहले मतलब मुझे नहीं पता था। अब जेईई जैसे मुझे पता चला तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी जगह खोजबीन की कि जेईई होता क्या है और किसके लिए होता है। उससे मुझे पता चला कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड की सबसे रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट्स है उनमें से एक है। जैसे कि फिर मैंने और खोजबीन की कि जेईई के पेपर कैसे होते हैं, मतलब कैसे एग्ज़ाम होता है और उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी जब देखा तो उसके बाद मुझे यूट्यूब से ही पता चला कि पीडब्ल्यू के बारे में। जब पीडब्ल्यू ज़्यादा पुराना तो नहीं था, लेकिन अब एक विश्वास था यूट्यूब पे। जैसे मैंने लेक्चर्स भी देखे थे काफ़ी सारे, मुझे अच्छे लगे। फिर उसके बाद मैंने बैच एनरोल किया था पीडब्ल्यू का। अब जैसे ही बैच एनरोल किया तो मैंने कुछ लेक्चर्स करे, कुछ उसके बाद मुझे लेवल भी पता चला कि पीडब्ल्यू मतलब जेईई का लेवल कैसा है और हमारा बोर्ड्स का लेवल कैसा है। तो अक्षत, तुम्हारी बातों से लग रहा है जैसे 10th से पहले तुमने इस बारे में नहीं सोचा था। नहीं सर। तो इसका मतलब है कि 10th के बाद से एक तरह से देखा जाए तो 11th 12th आपकी 2 साल की जर्नी रही है ना? और 2 साल में भी अक्षत ने एक ज़बरदस्त रैंक आईआईटी के एडवांस पेपर में निकाली है। मेंस में भी इसकी बहुत अच्छी रैंक है और अब ये ऑब्वियसली आईआईटी से इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। तो यानी जिन बच्चों ने 10th के बाद भी ये सोचा है, जैसे एक अजीब सा मिसकंसेप्शन है कि यार आईआईटी में तो वो लोग पढ़ने जाते हैं जिनका बचपन से ही ये दिमाग में बात बनी रहती है कि हमें तो आईआईटीएन ही बनना है। और उसका रीज़न भी होता है क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई आईआईटीएन होते हैं, या तो उनके फादर आईआईटीएन होते हैं या उनके कोई भाई या कजिन या कोई सिस्टर आईआईटीएन होती हैं। तो उनके दिमाग में बचपन से रहता है कि इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी से करनी। जैसा अक्षत बता रहा है कि 10th तक तो इसको पता भी नहीं था कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जैसा कुछ है जिसको क्रैक करके आईआईटी में एडमिशन लिया जा सकता है। इसने 10th के बाद रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद भी खुद ही डिसाइड किया कि भाई मुझे किस तरह के कोचिंग में जाना है, मुझे क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीजें इसने खुद की। पीडब्ल्यू को इसने यूट्यूब से सर्च किया और यूट्यूब में फ्री क्लासेस जो पीडब्ल्यू की चलती थी स्टार्टिंग में, वो ज्वाइन की।
फिर उसके बाद इसने कोई बैच ज्वाइन किया। अक्षत, फिर उसके बाद तुम्हारा जर्नी किस तरह से आगे बढ़ा? अब जैसे ही सर 11th थी, 11th की शुरुआत के चैप्टर्स तो धीरे धीरे थोड़े हार्ड लगे क्योंकि हम 10th से सीधा 11th में जंप करे देखो, थे। बताने की भी बहुत सारी बातें हैं। अक्षत बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है और वो सारी बातें बता रहा है जो एक्चुअली 11th में आता हुआ बच्चा फेस करता है। तो इसने सबसे पहले एक लाइन बोली है, 11th में आया, पढ़ाई शुरू की और शुरू करते ही परेशानियां शुरू हो गई क्योंकि 11th के शुरू के चैप्टर्स इसको टफ लग रहे हैं। ठीक, लेकिन चैप्टर्स टफ लगे, लेकिन जो जैसे टीचर्स बार बार समझाते थे, डाउट्स हमारे सॉल्व होते थे। उसके अलावा जो है प्रैक्टिस भी काफ़ी सारी की क्योंकि 11th की शुरुआत के चैप्टर्स थे, हमें पता था, टीचर्स ने शुरुआत में बता दिया था कि जेई का लेवल बोर्ड से काफ़ी अच्छा है, हमें शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने पहले से ये सोच के नहीं रखा था कि जर्नी स्मूथ जाएगी। जर्नी से पहले ही पता था कि हसल काफ़ी सारे आएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे चलते गए। फिर बीच में जब 11th का मिड आया, जब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था। फिर भी उस समय बस एक ये रखा कि अपना इमोशनल स्टेट को हावी नहीं होने दिया और लेक्चर्स पूरे करें और जो होमवर्क था वो पूरा करा सिर्फ। फिर धीरे धीरे फिर जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा स्मूथ, फिर उसके बाद जो है सारी जर्नी फिर स्मूथ रही। तो ये 10th में अक्षत क्या परसेंटेज रही तुम्हारी? सीबीएसई से तो तुम? यस सर। क्या परसेंटेज थी? सर 97। 97। भाई साहब देख लीजिए आप। अब ये भी हो सकता है कि अक्षत ने इंजीनियरिंग के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, सब कुछ काफ़ी कुछ बोर्ड पर ही फोकस किया। लेकिन मेरा अपना मानना ये कि 10th में अगर कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है तो 90%, 92%, 94%, 97% एक अच्छा बच्चा ला सकता है। हाँ, हालांकि जब वो 11th में आता है तो इतनी अच्छी परसेंटेज आने के बावजूद भी परेशानियां फेस करता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे हमारे बैच में हैं या जो बच्चे अपना इंडिविजुअली कहीं और भी तैयारी कर रहे हैं, 11th क्लास के बच्चे जिनका सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है, अगर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो ये एक नॉर्मल साइन है। 10th के बाद 11th का सिलेबस जब स्टार्ट होता है, जैसा अक्षत बता रहा है, हमारा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि 11th का सिलेबस जब स्टार्ट होता है तो बच्चे को कोप अप करने में, बच्चे को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अक्षत की ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि उसने इन सब चीजों के बावजूद भी एक चीज फिक्स कर ली थी कि मेरा गोल अब मैंने सेट कर लिया है और मुझे आईआईटी में ही पढ़ने जाना है। इसके हिसाब से अक्षत थोड़ा सा मुझे ये बताओ, बैकग्राउंड जैसा कि तुम्हारी बातों से लग रहा है शायद घर में शायद इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं था कि कोई आईआईटीएन हो, या फिर थोड़ा सा घर के बारे में बताओ, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में। घर में सर 5 मेंबर्स हैं। ठीक है। मैं, पापा, मम्मी, दीदी और दादी। अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड तो शुरुआत से बिजनेस का रहा है, तो अच्छा। इस तरह से इंजीनियरिंग का मतलब कोई जॉब, मतलब पापा शुरुआत से बोलते थे कि जॉब करनी है, लेकिन इंजीनियरिंग का नहीं था। शुरुआत से मेरा जो मेन फोकस था वो सीए पे था। अच्छा। लेकिन जैसे ही 10th में बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया, मेरा पूरा स्ट्रीम ही बदल गई। कॉमर्स की जगह मैं साइंस में चला गया। तो मेरा खुद का डिसीजन था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था, फैमिली में से किसी ने फोर्स नहीं किया था मुझे कि तू ये कर। सब ने मुझे ये कहा था जो तेरा मन करे तू वो करियो। तो मेरा अपना डिसीजन था कि मैं पीसीएम लूँगा। अच्छा। बाकी जो है पापा तो मेरे बिजनेस में। अच्छा, तो बिजनेस से अभी भी तुम्हारा कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसा कि मुझे तुमने बताया भी था कि तुम्हारी सोच है एक तरफ की कुछ अपना शुरू करने का, अपना काम शुरू करने का, लेकिन वो फिर एक अलग लेवल पर है। हाँ जी। तो क्या ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो उस रास्ते पर वो मंजिल तुम्हें दिखाई देती है? हाँ जी सर, बिल्कुल दे रही है। जैसे अब मेरी 1800 रैंक आई है, तो मैं आगे सोच रहा हूँ कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में कोई डिसेंट सी ब्रांच मिल जाए मुझे, जिससे मेरे का एक्सपोजर मिले और आगे जाके जो मैं अपना खुद का स्टार्टअप करने की सोचता हूँ उसमें मेरे को थोड़ी हेल्प मिले। तो ये स्टार्टअप वाली बात तुम्हारे दिमाग में कब से आई है? मतलब इतने छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें करना, स्टार्टअप करना है, और वो भी तब जब तुम पूरे 2 साल बिजी थे पढ़ाई में, है ना? तो दिमाग तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा इतना इधर उधर जा रहा होगा, बट फिर भी तुमने ये कब सोचा कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है? सर, ये जो स्टार्टअप की है, जो मेरे 2 साल की जर्नी थी, उसी में सोचा कि इस समय स्टार्टअप के एकदम से इंडिया में ऐसा दौर आया था कि स्टार्टअप्स काफ़ी देखने को मिले और काफ़ी सक्सेसफुल भी देखने को मिले। जैसे पीडब्ल्यू हमारा खुद का एक स्टार्टअप था लक्सर का, वैसे ही स्टार्टअप्स देखने को मिला। उससे मोटिवेशन मिला कि हाँ अपना कुछ कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी शुरुआत से था जॉब का था, लेकिन एक दूसरे साइड एक भी ये भी है कि स्टार्टअप, हाँ कि स्टार्टअप अपना खुद का कुछ करना है, किसी के अंडर नहीं करना काम। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे फादर तो बिजनेस में हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, जो अब तुमने कजिन सिस्टर बहन का बताया है, सिस्टर। हाँ, वो क्या कर रही हैं? वो अभी जॉब कर रही है बैंक ऑफ अमेरिका में।
तो उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या हमारे इंजीनियरिंग लाइन से थी वो या वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थी? अच्छा, तो यानी आपकी फैमिली में आप अकेले हो जिसने ये हिम्मत दिखाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस हिम्मत से जो तुम्हारी फैमिली में जो खानदान में जो और लोग हैं, चाचा के, मामा के या किसी और के जो छोटे भाई बहन हैं, वो पक्का तुमसे इंस्पायर्ड होंगे और वो ज़रूर अब इस बारे में सोचेंगे कि भैया ने 1800 रैंक निकाली है तो मैं जो हूँ शायद और भी बेटर रैंक निकालूंगा। अक्षत, ये बताओ, जैसे अब एक बच्चा 10th देता है, अच्छे परसेंटेज लेके आता है, फिर वो 11वीं में आता है, थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि मेरा खुद का मानना ये, तुम भी मानते हो कि 11th में 10th में जो पूरी साइंस है हमारी, शायद 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री का जो एक एक चैप्टर है पहला, वो मिलाकर उतना है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने पूरी साइंस पढ़ रखी थी और 11th में आके एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया तो वो ही 50, 60, 100 पढ़ने का चैप्टर है। तो यार उन बच्चों का 11th में मार्क्स तो जरूर कम होता होगा। जी सर, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ मार्क्स 11th के स्कूल में कम जैसे हुए? मेरे फर्स्ट टर्म जो 11th का फर्स्ट टर्म था उसमें मेरे मार्क्स ड्रॉप हुए थे, 84% पे ड्रॉप हुए थे। अच्छा। लेकिन जो सेकंड टर्म था, मतलब 11th का जो फाइनल था, उसमें फिर कवर अप करके 93 पे पहुंच गए थे वो। अच्छा। क्योंकि 11th की शुरुआत में जैसे बताया, जो 10th से 11th की जम थी वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो है मेरे घर पे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया दीदी ने। अच्छा। क्योंकि जैसे इमोशनल स्टेट में जैसे कोई हावी हो जाता है तो उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं तू कर, हुआ या जेई हुआ या नहीं हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने लिए कर। इस चीज़ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि जेई होगा या नहीं होगा, मुझे अपने आप को बेस्ट बनाना है। ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि 10th में जैसे भी चैप्टर्स आए, कितने कोई क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। इसलिए पहले एक बार डाउनफॉल हुआ था कि 11th के फर्स्ट टर्म में जो बिल्कुल ही नीचे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद फिर उठाए। तो ये 11th के साथ साथ जैसे जेई की तैयारी करते हैं बच्चे, तो कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि बोर्ड्स में या स्कूल में मार्क्स खराब हो जाएंगे और हमारे बोर्ड्स में नंबर बहुत खराब हो जाएंगे अगर मैं आईआईटी की तैयारी अलग से करता रहूं। ये मिसकंसेप्शन है या ये दोनों चीज़ें एक साथ चलाई जा सकती हैं? 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है चले, बट ऐसा कि बिल्कुल ही आईआईटी अलग है और बोर्ड्स अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं सर, पूरा मिसकंसेप्शन है। जैसे कि वही हर कोई बताता है, जैसे जेई के जो बोर्ड्स का सिलेबस है वो जेई के सिलेबस का एक सबसेट ही है। उसके अंदर ही आता है बोर्ड्स का सिलेबस। अगर हमने जेई का सिलेबस पूरा कर लिया तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली मैथ्स में, केमिस्ट्री में, जिनमें ज़्यादा थ्योरी, जैसे फिजिक्स है उनमें तो फिर भी हम कहते हैं केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा होता है जो कि हम जेई में ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन बोर्ड्स में करते हैं। लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट हो गए और काफ़ी सारे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, और बाकी हम स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल जाके भी ज़्यादा कवर हो जाता है, ज़्यादा परसेंटेज का फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम स्कूल गोइंग थे? यस सर। अच्छा, तो वीक में अगर 6 दिन है तो 6 दिन स्कूल जाते थे या फिर? नहीं सर, 3-4 डेज। 3-4 डेज जाते थे। अच्छा, तो यार देखो ये भी भाई एक अच्छी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो अभी समझ में आता है वो ये है कि एक दिमाग में, और आजकल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि जनरली बच्चे डमी स्कूल्स ज्वाइन कर रहे हैं और फिर वो, और ये शायद एक कोटा का कल्चर या फिर एक ऐसी जगह का कल्चर जहाँ पर एक भीड़ सी इकट्ठी हो रही है। ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि बिना डमी स्कूल जाए हम आईआईटी क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती। अक्षत की बातों से लग रहा है, और मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो ये बोल रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्कूल गोइंग है तो जेई क्रैक नहीं कर सकते। और एक एग्जाम्पल हमारे सामने अक्षत बैठे ही है, और ऐसे बहुत सारे बच्चों से हमारी भी मुलाकात होती रहती है, वो प्रॉपर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ये ठीक है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ साथ वीक में अगर हो सकता है वो 1-2 छुट्टी ले लें या फिर अपने टीचर से बात करके कुछ डाउट्स पूछ लें। मुझे तो ऐसा लगता है स्कूल्स के टीचर्स कभी कभी हमारे डाउट हैंडलिंग को भी सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ उनकी अपनी भी एक्सपीरियंस होती हैं जो हमारी आईआईटी की प्रिपरेशन में भी काम आती। अक्षत, थोड़ा सा ये और बताओ यार कि ये तो पढ़ाई की बातें है ना, 10 तक तो इतना नहीं पढ़ते थे। नहीं। तो किसी खेल में भी रुचि थी, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में थे? खेल मेन क्रिकेट में थी। जैसे हम स्कूल जाते थे, स्कूल में वैसे तो जो लर्निंग पीरियड्स हैं, जो मेन पीरियड्स हैं, उनमें तो हम पढ़ते थे, लेकिन जो गेम्स पीरियड था ज़्यादातर मैं फोकस करता था उसमें खेलूँ। अच्छा, मतलब क्रिकेट खेलें या किसी भी तरह से ग्राउंड में फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। अच्छा, और ये 11th में भी ऐसा रहा? हाँ जी, 11th में भी क्रिकेट या फुटबॉल हम मेन स्कूल में हमारा रहता था कि स्कूल जब जा रहे हैं, जिस दिन हम बेसिकली मैं चूज़ ही वो दिन करता था जिस दिन गेम्स पीरियड हो। अच्छा, तो उस दिन जाके मेन गेम्स में जाके अपनी फिजिकल एक्टिविटी, जिससे माइंड भी फ्रेश होता था काफ़ी हद तक। बिल्कुल। तो ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये कहना चाहिए हम लोगों को कि किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पे इन्वॉल्व रहें। जी सर, बिल्कुल, वरना हमारा एक अंदर का मेंटल स्टेट हो जाता है कि सिर्फ सुबह उठ के पढ़ना, रात को पढ़ना, इससे आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा आपका। हो सकता है जेई क्लियर हो जाए, लेकिन आगे आपकी जो लाइफ है उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक वर्कर बन के रह जाएंगे। इसलिए हमने एक्टिव रहने के लिए हमें किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ या जो आपका मन करे, जो किसी इंडिविजुअल का मन करे कुछ करने का, तो हमें दूसरे
एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रहना चाहिए। अच्छा अक्षत, एक चीज और बताओ, जनरली बच्चों के बीच में ये हमेशा मिसकंसेप्शन है कि हमें सुबह उठ के पढ़ना है, या इस तरह के सवाल वो अक्सर हमसे पूछते हैं, ये सर 4 बजे उठ के पढ़ें कि रात में पढ़ें, कुछ एग्जैक्टली किस तरह से करें? क्या अलग अलग बच्चे के शेड्यूल्स अलग अलग होने चाहिए, या ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रात में पढ़ें या सुबह पढ़ें? आजकल ज्यादातर बच्चे ऐसे ही मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर हम रात में थोड़ा देर तक पढ़ते हैं। एक्चुअली करना क्या चाहिए और सही क्या है? तो जैसे 11th की शुरुआत में होता तो मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के पढ़ना शुरू किया था। अच्छा। मैंने बिल्कुल शेड्यूल बना लिया था कि 12-1 बजे सोऊंगा और 5 साढ़े 5 तक 5 साढ़े 5 बजे उठ के। लेकिन ये जो मेरा शेड्यूल है ये मेरा 2 महीने चला था सिर्फ। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा फिर वही 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर वही मेरा मेन शेड्यूल मेरा पूरे 11th-12th में चला, वो मेरा ये चला था कि 2 बजे तक पढ़ रहा था मैं, रात के 2 बजे तक पढ़ रहा था, रात सुबह लेट उठ रहा था। बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को सुबह उठ के जिसकी इफेक्टिवनेस की बात है, किसी को सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ा जाता है, किसी को रात में ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है पढ़ने की। तो मेरे को जो मेन था, मेरे को रात को पढ़ने में ज़्यादा सही रहता था, इसलिए मैं फोकस शुरुआत में तो मैंने सुबह पढ़ने से ही शुरू किया था। लेकिन जब आगे जर्नी बढ़ती गई क्योंकि रात तक क्लासेस ख़त्म होती थी तो मन करता था कि लेक्चर्स के जो DPPs हैं वो अभी ख़त्म करके सोएं, इसलिए वो ज़्यादातर हो जाता था कि रात को 1, 2, 3 बज जाते थे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आप ये भी बताओ, जैसे तुमने हमारा 11th का भी कोर्स ज्वाइन किया, हमारे 12th के कोर्स में भी थे तुम, थोड़ा सा ये बताओ कि बच्चों को किस तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ PW की ऑनलाइन क्लासेस की बात करूँ, तुमने ऑनलाइन में ही एनरोल किया था, तो ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चे को किस तरह से करनी चाहिए? जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो क्लास स्टार्ट होने के बाद क्या वो साथ साथ नोट्स बनाए, या फिर पहले लेक्चर को समझ ले, उसके बाद लेक्चर को दोबारा देखे, रिकॉर्डेड लेक्चर को, फिर नोट्स बनाए? DPPs करने का सही तरीका क्या है? टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? थोड़ा सा ये बताओ, क्लास एक्चुअली थोड़ा सा ये पूरा शेड्यूल बताओ कि क्लास स्टार्ट होने तक और उस क्लास के बारे में, उस क्लास में जो भी बताया गया उसको पूरी तरह से सीखने में अब बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सर जैसे कि मेरे टाइम पे तो जो क्लासेस है वो 4 साढ़े 4 बजे शुरू होती थी। अच्छा। तो 4 साढ़े 4 बजे मैं बिल्कुल लाइव, बिल्कुल ऑन द टाइम बैठता था और नोट्स रजिस्टर हाथ में लेके बैठता था। क्लास जैसे जैसे क्लास चल रही है, जितने नोट्स मैक्सिमम मैं बना पाया उतने बना लिए, और मेन फोकस मेरा चैट सेक्शन में ना रह के मेन फुल स्क्रीन पे रहता था। अच्छा। चैट सेक्शन का यूज़ मैंने बहुत मिनिमल करता था, क्योंकि जो मेरे डाउट्स थे ज़्यादातर टीचर को अपने आप ही पता चल जाते तो अपने आप ही बता देते थे, इसमें चैट सेक्शन ज़्यादा खोलता नहीं था। उसके अलावा जैसे जो मैक्सिमम नोट्स बना लिए, फिर जैसे ही क्लास ख़त्म हुई 15 मिनट का गैप मिलता है, उसमें मैं थोड़ा फ्रेश हो गया, कुछ खा लिया पी लिया। उसके बाद दोबारा जैसे ही तीनों क्लासेस ख़त्म हो गई 8 साढ़े 8 बजे, उसके बाद अगर कोई पेंडिंग नोट्स बच जाए, वैसे तो मेरे तो नहीं बचते थे, पेंडिंग सारे बन जाते थे क्लास के साथ ही आप सारे नोट्स बनाया करते थे। अच्छा। लेकिन अगर बाई चांस कभी कुछ बच जाए तो मैं उसके बाद उसको पूरा कर लेता था। उसके बाद DPPs की बारी आई। DPPs जैसे कि एक DPP में ज़्यादातर 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, तो अपने जैसे टीचर ज़्यादातर बता देते हैं कि ये DPP हमारी इजी है, मीडियम है जैसे, तो उसके हिसाब से टाइम सेट कर लिया, हाफ एन आवर का, जैसे कि 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स का। DPPs वेरी करेगा, उस टाइम के अंदर क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए। ऐसा नहीं है कि अगर अटैम्प्ट उस समय में नहीं हुई तो डिप्रेस हो जाना है, लेकिन ये अपने अंदर रहना चाहिए कि हाँ इतने में मुझे कंप्लीट करना है, जिससे टाइम एफिशिएंसी भी बढ़ेगी हमारी। बिल्कुल, यानी हर बार एक तरह से हर DPP को आपने एक टेस्ट की तरह दिया, और उसमें मार्क्स अच्छे आया खराब आया इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और सही है, बहुत बढ़िया। और एक माइंड के कोने में रहता है कि मुझे इतने समय में कंप्लीट करना है, तो थोड़ा अपना एफिशिएंसी बढ़ जाती है अपने आप। अच्छा। अब उसके बाद होमवर्क होता है, तो क्लास में होमवर्क होता है, वो पूरा कर लिया। उसके बाद जो है रात को ज़्यादातर जो है स्कूल का भी होमवर्क मिलता था, वो भी कर लिया। उसके बाद अगर कुछ रिवाइज मेरा रहता है तो वो कर लिया। ठीक है। फिर जैसे कि टेस्ट की बारी है, जैसे हर संडे टेस्ट होता था, टेस्ट जो है जैसे 9 से 12 अगर टेस्ट है तो अपना बिल्कुल ऐसी जगह लेके, पहली बात तो ऐसी जगह लेके बैठता था जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद जो है टेस्ट शुरू किया, अपना टाइमर उसमें चलता रहता था, टेस्ट अपना पूरा किया। अपने टेस्ट जो जिस मैं अपने रफ नोटबुक करता था उसमें टेस्ट लिखता रहता था कि पहले हर क्वेश्चन का अलग से लिखा है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। अच्छा। ऐसे करते सारे क्वेश्चन 90 के 90 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद रिजल्ट आया 2-4 दिन में, रिजल्ट में पता चल जाता कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं। जो गलत क्वेश्चन होते हैं उस पर मेन फोकस करता था फिर। अच्छा। कहाँ गलत क्या हुआ उसमें। अच्छा, नहीं आपको तो ये पता चल जाता है कि आपका आंसर गलत है। हाँ जी। फिर आपको कहाँ गलत हुआ ये कैसे पता चलता है? जो रफ वर्क कर रखा था, अच्छा, उसमें देख के दिख जाता। अगर मैंने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मतलब मुझे वो नहीं आता था। ठीक। वो तो अलग बात हो गई कि मुझे या तो पढ़ना है या फिर स्किप हो गया। और अगर कोई मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है वो मुझे रफ में देख के समझ आ रही थी कि हाँ मेरी कोई रफ
कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सही है। तो अक्षत थोड़ा सा इस बारे में बताओ, क्योंकि बच्चे इस चीज से बहुत परेशान रहते हैं और ये किसी वजह से नहीं है, मतलब ये हो जाता है ना। वो बेचारे ये कहते हैं सर हमने जानबूझ के नहीं किया, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। इसका कोई तरीका है बैकलॉग को अवॉइड करने का? और अगर हो गया है तो इसको कवर करने का क्या तरीका? सर मेरा तो बैकलॉग 1-2 बार बना है। मेन एक बार बना था, मैं ट्रिप पे चला गया था, ट्रिप को, तो उस समय मेरा 10 से 12 लेक्चर का बैकलॉग बन गया था। अच्छा। तो उस समय मैंने क्या था, जब वापस आया मैं घर पे, तो मैंने 1 हफ्ते स्कूल की पूरी कंप्लीट लीव ले ली थी। अच्छा। मेडिकल डाल के कंप्लीट लीव ले ली थी मैंने। उस जैसे रोज़ की हमारी 3 क्लासेस तो रेगुलर चली हुई थी, हाँ। तो मैंने 3 से उसको 5 कर दिया था। अच्छा, मतलब 3 क्लासेस तो लाइव तुम देखते ही थे? देखते लाइव नहीं छोड़ी। अच्छा। नहीं मतलब लाइव को अभी पहले जो है, जैसे कि हमने बीच की 3 लेक्चर्स रह गए तो हम आगे का लाइव नहीं देख पाएंगे। सही बात है। पहले बीच के ख़त्म करे उसमें। ठीक है। तो मेरा 1 हफ्ते में जो है नेक्स्ट मंडे तक पूरा वो बैकलॉग खत्म हो गया था। अब जो मेरा बच्चा जो टाइम, एक तो मेरा स्कूल का टाइम बचा, उसमें मैंने कवर कर लिया, और जो थोड़ा टाइम बचा, हो सकता है डीपीपीज मैंने कोई अटेम्प्ट ना किया, इसलिए मैं एक पेपर पे अपना लिख के भी रखता था कि कौन सी डीपीपीज मैंने कहाँ कितनी अटेम्प्ट कर रखी है। वैसे तो ऐप पे दिखा देता अपने आप, लेकिन मैं अपने सामने भी एक पेपर लेके रखता था जिसमें टिक मारता रहता था कि ये डीपीपीज मेरी कंप्लीट है। अच्छा। उससे मेरे माइंड में रहता था कि फिर कोई टाइम जब सामने दिखता है कि मुझे मेरा रहता है काम, तो टाइम वेस्ट भी नहीं हो पाता। सही है। इसलिए ऐसे मेरा बैकलॉग हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा खत्म हो जाता था। और अगर हो गए हैं तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि थोड़ा सा घबराना नहीं है, जैसा कि तुम बता रहे हो, क्या तुम्हारा सजेशन रहेगा उनके लिए? सबसे पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है। बैकलॉग है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बैकलॉग अगर आपका जब डीपीपीज और होमवर्क का वो बैकलॉग नहीं होता, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। वो किसी दिन आप चाहे 1 घंटा कम सो, चाहे 1 घंटा ज़्यादा सो, वो आपका कंप्लीट हो सकता है। लेकिन जो लेक्चर्स का बैकलॉग है उसमें आप फोकस करो कि जो है, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने स्कूल की लीव ले ली, तो आप अपने इनटेक बढ़ा दो लेक्चर्स के। अगर आप 3 या 2 लाइव क्लासेस चल रही हैं, 3 चल रही हैं, उसको 4 कर दो। अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो आप 3 से 5 मत करो, चाहे 3 से आप 4 कर सकते हैं। तुम सब लोग जो भी हमारी बातें सुन रहे हो, आप सब लोग एक प्लान जरूर बना लो कि एक तो टारगेट सेट कर लेते हैं। अब जैसे ये बता रहा है ऐप पर इसको पता है कि कौन सी डीपीपी आपने अटेम्प्ट की है, कितने सवाल किए, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सब इसको पता है ऐप पर। बट फिर भी इसने एक रफ पेपर खुद बनाया जिसमें ये लिखता था कि भाई ऐसा है, मैंने ये होमवर्क कंप्लीट किया है, ये होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, ये सवाल रह गए हैं, ये लेक्चर रह गया है, इस लेक्चर की ये चीजें छूट गई हैं, ये सब कुछ नोट करके रखता था। ये सब एक प्रॉपर प्लानिंग से ही मुझे लगता है समझा जा सकता है। और जैसा कि मुझे लग रहा है अक्षत एक बहुत समझदार बच्चा है, और जिस तरह से इसने आगे अभी बातें की हैं उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि सब कुछ बहुत प्लान्ड वे में करता था। तो तुम सब लोग भी तैयारी एक अजीब से तरीके से मत करो। मतलब 10 तक सब कुछ चलता है, जैसे अक्षत भी इस बात को मानेगा। सारे बच्चे कहते हैं सर कभी पढ़ लेते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, है ना, कभी स्कूल बिना पढ़े चले गए, कभी पढ़ के चले गए, कभी एग्जाम देने पढ़ के चले गए, कभी बिना पढ़े चले गए। ये 10 तक चल जाता है। बट 10th के बाद अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपको एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा अक्षत, ये तो बहुत पढ़ाई वढ़ाई की बातें हो गई। अब ये बताओ, जैसे बीच बीच में अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं ना, फुटबॉल मैचेस चलते हैं, क्रिकेट भी चलता है, इनके लिए क्या करें यार? ये बच्चे बेचारे ना मानते हैं, और मुझे लगता है बच्चे हैं तो मानेंगे क्यों? तो ऐसे में ये सब थोड़ा थोड़ा करा जा सकता है। फुटबॉल है, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, मूवीज की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट का ये भी एक साधन है। तो क्या ये चीज़ें बीच बीच में की जा सकती? तब मूवीज़ में तो जैसे मेरा ऐसा इंटरेस्ट तो था नहीं, मेन मेरा क्रिकेट में था। जैसे बीच में IPL होता है, 2-3 महीने को आता है। हाँ। तो IPL में मैं बस इतना करता था कि जैसे 3-4 घंटे का 5 घंटे का मैच है, तो पूरा तो देखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं मेन बेसिकली करता था, ऊपर टीवी चला देता था, म्यूट कर देता था, और अपना मेन काम करूँ, बीच बीच में देख के बस स्कोर देख लिया। अच्छा। या क्या मेन जो कुछ मैचेस अवॉइड कर दिए, जो मेन मैचेस हैं उनको देखा। अच्छा। लेकिन मैंने ऐसे छोड़ा नहीं था। अच्छा, मतलब IPL भी देखा है। और IPL जनरली मेरे ख्याल से लास्ट में ही होता है, जिस टाइम पर तुम्हारे एडवांस के पेपर होने की तैयारी होती है। अच्छा, मतलब तुमने इस बार भी देखा है? देखा था। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। अगर ना देखते तो स्कोर और अच्छा आ सकता था क्या? सर ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है उससे मेरा। अच्छा। माइंड जितना फ्रेश होता है उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है अंदर इनटेक की, इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ता है। एक चीज़ और बताओ, मेरे साथ जो होता था वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कभी कभी पढ़ाई का बहुत मन करता है तो बहुत पढ़ लेते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था, जैसे बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ यार, आज मन ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में मैं नहीं पढ़ता था। और ऐसा आजकल के बच्चों के साथ भी हो सकता है, होता हो। तो क्या ऐसा कभी किया जा सकता है कि यार आज नहीं मन कर रहा तो आज नहीं पढ़ेंगे? फिर क्या उसका एक गिल्ट रहता है मन में, या गिल्ट नहीं रखना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े? ऐसे उन बच्चों को भी बताओ यार, ये बच्चे छोटे हैं, है ना, और अभी पढ़ाई की आदत भी नहीं बनी,
तो सबसे बड़ी बात है पढ़ाई एक आदत है ना, तो जब तक वो आदत नहीं बनती तब तक मजा ही नहीं आता। तो अभी इनके अंदर वो आदत भी नहीं बनी है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी दिन इनका लगा कि भाई पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ गिल्ट, कुछ बुरा कर रहे हैं, कुछ गलत काम, कुछ गुनाह पाप कर दिया, या नॉर्मल है, चलता है? सर बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे हम 10th से आप 11th में आए, 10th में तो आप बहुत कम पढ़े, लेकिन 11th में आप एकदम से इतनी बड़ी जंप मारी है, तो उसमें आप बीच बीच में अगर एक बार रुक गए या आप थोड़ी देर के लिए आपने वेट कर लिया, एक दिन आप नहीं पढ़े, तो उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो तो 1-2 दिन, 2-4 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर पूरे साल ही नहीं पढ़ना, फिर भी कोई 2-4 दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर आप पूरे 2 साल आप अपनी शिद्दत से पढ़ते हो, तो आपको 2 दिन, चाहे आप 1 दिन ना पढ़ो, 2 दिन ना पढ़ो, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप में अंदर कैपेसिटी है कि आप जो बैकलॉग बनेगा उसको पूरा कर लोगे। इसलिए आपके अंदर होनी चाहिए चीज़। जैसे अगर मेरा भी कभी मन नहीं करता था, ऐसा नहीं है मैं पूरे दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि मेन तो अपना था। किसी दिन मैंने 1 लेक्चर नहीं देखे, 2 लेक्चर नहीं देखे, तो अपने अंदर डर नहीं था कि मैं अब क्या होगा, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन मैं पूरे कर लूँगा। अपने अंदर था कि कर लूँगा। ये डर, ये अपने अंदर वो होनी चाहिए, अपने अंदर का मतलब अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई बैकलॉग बनेगा तो मैं उसे पूरा कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। अक्षर 12th में कितने परसेंट थे? 12th में 93। 93, अच्छा। तो यार अक्षत, ऐसे भी बच्चे होंगे जो हाई स्कूल में या 10th में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं लाए, लेकिन उनका दिल करता है कि वो भी IITian बने, या अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तैयारी करनी। तो क्या बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कि 10th तक शायद अच्छे स्टूडियस नहीं थे, पढ़ने वाले नहीं थे, पढ़ाई में रुझान कम था, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है 10th के बाद 11th में आने के बाद कि नहीं हमें करना है? क्या ये किया जा सकता है, या फिर अब नहीं, वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं था तो अब पढ़ भी नहीं पाएगा, ऐसा नहीं कुछ? सर, बिल्कुल हो सकता है। जैसे 10th अगर इतना सा, तो 11th बहुत बड़ा है उससे। तो अगर किसी ने 10th में भी बहुत अच्छा किया तो उसने कोई 11th में भी महारत ही हासिल नहीं की, तो बिल्कुल वो सेम ही लेवल पे हो सकता है। उसे ज़्यादा एफर्ट मानना पड़े, क्योंकि अपने दिमाग को उस लेवल तक ले जाने के लिए। जैसे उसका जो कंपेटिटर है, अगर वो 10th में अच्छा है और कोई है जो 10th में मीडियोकर है, तो उसको पहले उस बच्चे तक जाना पड़ेगा जो 10th में अच्छा है। थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल ईजी होता है। कोई और ये बहुत जल्दी ट्रांजिशन आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल तक वो उस बच्चे के बराबर ही पहुंचता रहेगा, वो बहुत जल्दी उस बच्चे को पिछाड़ भी सकता है। आराम से पिछाड़। बहुत बढ़िया। अक्षर, थोड़ा सा ये भी बताओ कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें जनरली ये बोला जाता है कि, और हम लोग तो बहुत दिनों से इस बारे में सुन रहे हैं, हालांकि इस बार भी रिजल्ट ऐसा प्रोड्यूस किया हमने और नेक्स्ट ईयर भी और बेटर उम्मीद कर रहे हैं। ऑनलाइन के बच्चों के लिए कहा जाता है कि ये बच्चे बहुत अच्छी रैंक नहीं निकाल सकते, या ऑनलाइन पढ़ने से ऑफलाइन की पढ़ाई अलग ही लेवल की होती है, ऑनलाइन में बच्चा टीचर को छू नहीं सकता, फील नहीं कर सकता। तो शायद क्या ये ऐसा है? क्या PW की क्लासेस तुमने अटेंड की थी, क्या वाकई में इस तरह से लगता है कि यार ऑनलाइन में कुछ फील ही नहीं आती है ना, टीचर कहीं दूर है और हम बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती लिखे जा रहे हैं, या फिर उसको भी बच्चा एक अच्छी फीलिंग के साथ पढ़ सकता? सर आखिर में जैसे कि सारी बात है वो सिर्फ बच्चे पे डिपेंड करती है। कोई बच्चा होगा वो ऑफलाइन जाके भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसका मन है, और कोई बच्चा होगा जो ऑनलाइन रह के भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ेगा। तो ऑफ कोर्स है जो ऑनलाइन वाला उसकी रैंक अच्छी आएगी ऑफलाइन वाले से। सही है। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टीचर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो टीचर्स ऑनलाइन में सिर्फ आए पढ़ा के चले गए। वो आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट भी करते हैं, उनकी डिस्कशंस भी करते हैं। ये ऑनलाइन के लिए बता रहे हो? तो जी ऑनलाइन। अच्छा। कि बच्चों को क्या दिक्कत है, बच्चे चैट्स में बताते भी हैं, टीचर सुनते भी हैं। तो इससे इंटरेक्शन में तो हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। अच्छा। बच्चा अगर अपने उसका मेन फोकस अगर स्टडी है तो स्टडी में कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा। अच्छा। बल्कि यूट्यूब पे आज की डेट में इतना सारा कंटेंट है, सिर्फ ग्रैस्प करने की बात है कि कौन उसको अच्छे से ग्रैस्प करेगा कंटेंट को। तो बस बच्चे को ये होना चाहिए कि अगर मैंने जो है ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो चाहे मैं टीचर को छू पाऊँ या ना पाऊँ, मैं उसका कंटेंट तो ले पा रहा हूँ जो टीचर मुझे देना चाहते हैं कंटेंट, वो तो मैं ग्रैस्प कर पा रहा हूँ ना। उसको सिर्फ इस पे देखना चाहिए। उसको काफ़ी लोग अपने प्रमोट करने के लिए बोलते हैं कि ऑनलाइन से कुछ नहीं होता, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता। तो उसको उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना मेन जो है पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तुम लैपटॉप से ही क्लास करते थे? सर 11th-12th में। अच्छा। 12th में लैपटॉप से किए, 11th में फ़ोन से। अब बताइए, आप 11th में एक फ़ोन से क्लास की है, फ़ोन का साइज आपको पता है ना, और उस फोन से उस बच्चे वो क्लास की है जब इसका 10th के बाद 11th में जब ये आया तो घबराता था, है ना, सिलेबस को देख के डरता था। उस टाइम पर भी ये एक फोन से क्लास करता था। और ये सिर्फ अक्षत की कहानी नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे फोन पर क्लास कर रहे हैं। इस वजह से भी ऐसा नहीं कि अक्षत के पास हो सकता है उस टाइम पर लैपटॉप ना रहा हो, फिर बाद में उसको लगा कि मुझे बाद में लैपटॉप चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो बेचारे चाहकर भी उनके पेरेंट्स उनको लैपटॉप शायद ना दिलवा पाते हो, लेकिन वो भी बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने ठान ली है
तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो कि तुम ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। ऑफलाइन में भी बच्चे बर्बाद होते हुए देखे हमने, और ऑनलाइन में भी टॉप का रिजल्ट आते हुए हमने देखा है। तो इसलिए सब बच्चे सिर्फ इस चीज पर फोकस करें कि उनको सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है, खेलना भी है, मस्ती भी करनी है, घर वालों के साथ मजाक करना है, उनके साथ एनर्जी लेनी है, सब कुछ करना है। आप समझ रहे हैं? लेकिन यार दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि यार IIT क्रैक करना है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताओ, रैंक तुम्हारी 1800 एडवांस में आई, मेंस में भी तुम्हारी बड़ी अच्छी रैंक थी। अब तुमने आगे की प्लान में ये रखा है कि तुम्हें IIT में ही एडमिशन लेना है? जी सर। अच्छा, और वो तुमने डिसाइड किया कि ये दिल्ली और बॉम्बे में से? दिल्ली या बॉम्बे। ठीक, थोड़ा सा आगे का और प्लान बताओ। एक तो अपना स्टार्टअप करोगे, इसके अलावा और कुछ सोचा है लाइफ में, कुछ और अच्छा कुछ करने की या कुछ और? सर मेन तो अभी बेसिकली स्टार्टअप मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टअप ऐसे कोई आसान तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। स्टार्टअप जैसे मैं इसलिए दिल्ली और बॉम्बे जाने की इसलिए मेरा प्लान है जिससे मुझे काफ़ी सारा एक्सपोजर मिले, एक्सपीरियंस मिले, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिससे मुझे दिखे कि सोसाइटी में क्या चीज़ की नीड है, किस चीज़ की डिमांड सप्लाई क्या चाहिए, जिससे जो है मैं आगे अपना, और जैसे कि अगर मैं IITs के बाद भी अगर मैं जॉब में जाऊँ तो 1-2 साल में मुझे वहाँ भी अपना एक्सपीरियंस पता चले कि कैसे मैनेज होता है, कैसे स्टार्टअप्स होते हैं, कैसे सब डिसाइड होता है। उसके बाद मेन फोकस जो मेरा शुरुआत से रहा है वो मेरा स्टार्टअप का ही रहा है। अच्छा, कि आगे स्टार्टअप करना है, अपना खुद का बिजनेस करना है। मेन मेरा शुरुआत से मेन अभी तक तो यही रहे। अच्छा, अब अक्षत मुझे आखिर की बातों में मैं अब आता हूँ। मुझे सबसे पहले अपने बच्चों के लिए मुझे ये बता दो किसी तरह से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट तो देखो अब जिसका इंडिविजुअली जिस सब्जेक्ट में भी हो, लेकिन एक्चुअली इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या है? सर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो तो मैथ्स थी। अच्छा, मैथ्स में तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। मैथ्स में मैं बेसिकली बस प्रैक्टिस करता रहता था। फिज़िक्स में भी सर जो क्लास में सर कराते थे उससे ही सब हो जाता था। बाकी अपनी बुक DPPs हैं उसको लगाते थे। उसके ज़्यादा मेन उसमें थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इस समझने की कोई चीज़ कैसे मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। उस मेन जो मुझे दिक्कत आती थी वो केमिस्ट्री में थोड़ी आती थी, इनऑर्गेनिक में, क्योंकि उसमें थोड़ा लर्निंग पार्ट ज़्यादा रहता है। उसके बाद ऑर्गेनिक में भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक में मुझे जो दिक्कत है वो शुरुआत में आई थी। लेकिन जब एंड तक आते आते जब मैंने देखा ना सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, उसके बाद सारी दिक्कत उसमें भी ख़त्म होती है। पढ़ने का तरीके में तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को तो आप जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार आप उसे रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी वो आराम से। मेरे को भी शुरुआत में बहुत दिक्कत आई थी ऑर्गेनिक में। मुझे 11th की ऑर्गेनिक में जैसे हाइड्रोकार्बन, तो मुझे लगता था कि मुझसे होगी नहीं ऑर्गेनिक, मुझे बिल्कुल ऑर्गेनिक से डर लगता था पूरे सिलेबस में। लेकिन 12th के लास्ट तक आते आते ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी मेरी, क्योंकि सारी चीज़ मुझे दिख गई थी इंटरकनेक्टेड है। और बाकी मैथ्स और फिजिक्स में तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, और फिजिकल केमिस्ट्री में मेन जो है एक तो थ्योरेटिकल पार्ट आता है, आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। उसके लिए भी आपको जितनी ज़्यादा रिवीजन करें। रिवीजन के लिए मैंने ऐसा किया था, एक नोटबुक बना ली थी सर, इसमें मैंने 11th 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस अपने हाथ से छोटे छोटे उसमें लिख लिया था। शॉर्ट नोट्स टाइप, सिर्फ जैसे कि फॉर्मूलाज हो गए, ऑर्गेनिक में सिर्फ रिएक्शंस, मैकेनिज्म नहीं, और मेन जो उनके पॉइंट्स होते हैं वो सब लिख लिया। अगर मैं दिन में एक बार पूरा पढ़ लूँ तो मेरा पूरा 11th 12th का सिलेबस पूरा एक बार ही में रिवाइज हो जाता था। मुझे ऐसा नहीं कि ये तुमने लास्ट में किया था एकदम? हाँ जी, लास्ट मेंस के एग्जाम के आसपास? मेंस से पहले। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कोई बचपन की सोच नहीं होती है ना, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर वाले ने बोला था कि तुझे IITian ही बनना है, या फिर हम इसी चीज़ के लिए बने थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक रास्ता है जो हिम्मत दिखाने से ही तय होता है। अक्षत ने 10th के बाद हिम्मत दिखाई और उसने एक मुश्किल रास्ते को तय किया। और मुझे ऐसा लगता है जिसके घर का कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो इस फील्ड से रिलेटेड हो या उसकी हेल्प कर सके। इनफैक्ट जैसा बताया, सिस्टर तो है आगे पढ़ी लिखी थी काफ़ी, लेकिन वो कॉमर्स बैकग्राउंड की थी, तो उनसे भी मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट में इसको कुछ हेल्प मिलती थी। तो ऐसा देखा जाए तो 10th के बाद 11th 12th इसने PW के क्लासेस किए, स्कूल जाता था और खुद से मेहनत करके ही इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों से हम लोग दोनों लोग मिलकर यही बोलेंगे कि कोशिश करते रहो, रिजल्ट निकाला जा सकता है। और ये मुश्किल एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ये इस एग्ज़ाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पाती।
तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले हिम्मत आनी जरूरी है, और फिर अपने आप पर भरोसा रखो और लगातार कोशिश करते रहो। और इसकी बातों से, अक्षत की बातों से बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रॉपर पैटर्न के साथ चला है। इसने 100 तरह की किताबें या 50 तरीके की टीचर्स के साथ पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसने चुपचाप 11th 12th में टीचर्स को फॉलो किया है, साथ में अपनी एनसीईआरटी की किताबें लगाई हैं, और प्लस जो मॉड्यूल इसको प्रोवाइड किए गए थे पीडब्ल्यू के थ्रू वो, और प्लस जो डीपीपीस जो भी हमने अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल इसको दिया, इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं किया। और देखिए आप कितनी अच्छी रैंक निकाली, और मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा शायद कुछ करने का टाइम भी नहीं बचता, है ना। तो इसलिए सब लोग खूब कोशिश करो। अक्षत, कुछ लास्ट में सारे भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को कुछ बोलना चाहो तो एक बार बोलो। मैं ये बोलना चाहूँगा, जो आपका इमोशनल स्टेट रहता है आपकी जर्नी के थ्रू, आपका इमोशनल, जैसे बीच में जैसे भी कोई आपका ब्रेक, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप जैसे ट्रैक से हट जाते हो, तो काफ़ी लोग करते हैं वहीं जाके डिप्रेस हो जाते हैं कि हम आगे जाके क्या करेंगे, अब क्या होगा, हमारा आईआईटी नहीं होगा, रोने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी जर्नी अभी बहुत बड़ी है, आपकी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, आपको फिर से ट्रैक पे आना है फिर। और आप सबको लगता है कि जो हमारा कंपटीटर है वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, सबको लगता है कि ये जो दिक्कत आ रही है सिर्फ मेरे साथ आ रही है, सिर्फ मेरा ही दिमाग ख़राब है, वो सारे बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बताना चाहूँगा सबके साथ होता है, आपके जैसे जर्नी में जितने भी आपके ब्रेकर्स आ रहे हैं वो सबके साथ आते हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं है। आपको सिर्फ अपना इमोशनल स्टेट कंट्रोल में रखना है और अपना मेन फोकस अपने ड्रीम पे रखना है, जो भी आपने अपना गोल सेट किया उस पर रखना है और उस पर चलते जाना है। बाकी जो भी टीचर्स बोले आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, जो बोला सर ने वो मैंने फॉलो किया था। बहुत बढ़िया। तो भाई इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा, और कम से कम एक प्लान तो उन्होंने बना ही लिया होगा कि भाई ऐसा है, हमें भी अब इसी तरह से कुछ आगे बढ़ना है। तो अक्षत, थैंक यू हमारे पास आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आगे भी मिलते रहेंगे। Yes. और कभी फिर तुमसे मुलाकात होगी, फिर तुम्हें बुलाएंगे इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो चलो बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे मुलाकात करते हैं, किसी और बच्चों को लेके आएंगे, उसकी जर्नी तुम्हें सुनाएंगे, ताकि, और पर्पस सिर्फ इतना होगा कि तुम सब मोटिवेट हो और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाओ। थैंक यू सर।